हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कूलॉम्स लॉ का थ्योरी, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आदि वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग आपके बोर्ड से रिलेटेड और कूलॉम्स लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में केवल न्यूमेरिकल, और वो भी किससे रिलेटेड? आपके बोर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, लेकिन आज की वीडियो में केवल बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको आप देखते रहिए और उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन देख करके आपको आपके अंदर जरूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहली बात कि कूलॉम्स लॉ के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कूलॉम्स लॉ जो पीछे हम आपको बताए थे वो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, कूलॉम के नियम का थ्योरी अगर नहीं समझे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ आपको हिंट भी दे रहे हैं, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर समझ में आए। ठीक है, पीछे हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस एमनी होती है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश प्लस माइनस एमनी होता है। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ क्यू क्या है, उस वस्तु पर आवेश है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की अधिकता है तो प्रोटॉनों की संख्या। ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, इसके बाद से दूसरी बात ये कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये होता है, जहाँ के कांस्टेंट है। इसकी एसआई पद्धति में जो इसकी वैल्यू होती है वायु अथवा निर्वात के लिए वो 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, पीछे हम आपको बता चुके हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियमानुसार इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। इसके बाद से एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर कई वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए और फिर उसको दूर किया जाए, कई वस्तुओं को अगर संपर्क में लाया जाए तो प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो कैसे निकालें। मान लो दो वस्तुओं को संपर्क में लाया फिर दूर किए, तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं प्रत्येक वस्तु पर आवेश, प्रत्येक वस्तु पर आवेश बराबर वस्तुओं पर कुल आवेश या कुल आवेशों का योग कर सकते हो बटे वस्तुओं की संख्या। जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर आवेशों का योग और बट्टे वस्तुओं की संख्या। जितनी वस्तुएं, सभी वस्तुओं के आवेशों को जोड़ करके ऊपर कर दीजिए और जितने वस्तु हैं वस्तुओं की संख्या से उसमें डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक वस्तु पर आवेश की मात्रा निकल आएगी, प्रत्येक वस्तु पर कितना आवेश है ये निकल आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तीन चीज जरूर ध्यान में रखिए जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ये पीछे देख भी चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन हम, ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3.2 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। 3.2 कूलॉम यानी वस्तु पर आवेश कितना है 3.2 कूलॉम। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया कि उस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q की वैल्यू क्या है 3.2, N की वैल्यू आपको निकालना ही है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सॉल्व करेंगे तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए 3.2 और नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻+19। ये आपका रिजल्ट होगा।
यानी 3.2 कूलम आवेश 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों से निर्मित है। हम आपको थ्योरी में पीछे बता चुके हैं कि वस्तुओं पर आवेश किसके रूप में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है या तो प्रोटॉन के रूप में। या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या तो प्रोटॉनों की। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश, प्रोटॉनों की अधिकता होगी तो धन आवेश। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 3.2 कूलम का आवेश है, तो बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन से आवेश निर्मित है। तो आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे निकाल देंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एवोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एवोनाइट की छड़ है, उस छड़ को बिल्ली की खाल से अगर रगड़ा जा रहा है, हम बताए थे दो वस्तुओं को रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर आएंगे। तो एक बिल्ली का खाल है, एक एवोनाइट का छड़ है, दोनों को रगड़ा जा रहा है। तो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन चल के एवोनाइट के छड़ पर आ जा रहे हैं। और कितने छड़ आ रहे हैं? तो 1000 छड़ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बताइए उस एवोनाइट के छड़ पर कितने आवेश संचित होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1000। तो पूछा रहा है इस पर कितने आवेश हैं, क्यू की वैल्यू पूछी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात जरूर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उस डाटा को नोट करते चलिए और तब सोचिए कि क्या करना, आपको क्या निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, क्यू आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे आप? क्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या, N, किसी वस्तु पर आवेश N होता है। तो Q इक्वल टू N की वैल्यू क्या है? 1000, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻3, इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? -16। ठीक है, उसके बाद से क्या कूलम, ये आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम का आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम का आवेश है, यानी आवेश कितना है उस वस्तु पर? 1 कूलम। तो कह रहा है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, स्वाभाविक है सामान्य अवस्था में तो आवेश होता ही नहीं है। सामान्य अवस्था जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन अधिक होंगे तो धन आवेश होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कहा है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वही चीज क्या करेंगे, Q इक्वल टू Ne, Q की वैल्यू 1, N आपको निकालना ही है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। N इक्वल टू अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10/16, ये ऊपर जाएगा 10⁻19। तो N इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे तो 0.100 हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 696, यानी 4 बचेगा 40। ठीक है, तो 2 32 हो जाएगा, 8 बचेगा 80, 5 हो जाएगा 10⁻19, यानी N इक्वल टू हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब एकत्रित होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो उस वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश होगा। ठीक है, पीछे हम ये चीज बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए पहले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मतलब K की वैल्यू 81। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी।
और जबकि वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 8 पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, इस माध्यम की वैद्युतशीलता बताइए क्या है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता मीन्स वैद्युतशीलता क्या है। एक सापेक्ष वैद्युतशीलता होता है, तो सापेक्ष वैद्युतशीलता यही है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सापेक्ष वैद्युतशीलता कर लो या परावैद्युतांक कर लो, एक ही चीज है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब केवल उसकी वैद्युतशीलता, ठीक है। तो उसकी वैद्युतशीलता आपसे पूछी गई है कि उसकी वैद्युतशीलता क्या है। तो आप क्या जानते हैं, पीछे हम आपको बताए थे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है उस माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, इसके अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहें तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू क्या है 81, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10, और मात्रक एप्सिलॉन का पीछे हम बताए थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आपका रिजल्ट हो, कोई दिक्कत, यानी k का मान दिया हुआ है, एप्सिलॉन का मान पूछा जा रहा है, रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी दो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों के बीच का बल कर रहा है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है, कितनी दी गई है इसके बीच की दूरी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच बल बताइए, ठीक है। तो ये बताइए प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कह रहा है इसके बीच बल बताइए। तो बल का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब इसमें सारे मान रखे हम, तो F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 पहला आवेश, तो पहला आवेश क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Q2 दूसरा क्या है प्रोटॉन का ही आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ये होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 1.6 और 1.6 का स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद से 10⁻⁻19 -10⁻38 में से अगर हम +9 घटाएं तो क्या हो जाएगा -29, ये होगा, कोई दिक्कत। यानी -19 -38 में से +9 घटाएंगे तो क्या बचेगा -29, उसके बाद से नीचे क्या हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर, और उसके बाद से 10⁻⁻10 का स्क्वायर -20, ठीक है। ये इससे कैंसिल, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा भाई 10⁻⁻9 न्यूटन, ये आपका आंसर है। यानी दो प्रोटॉन अगर इतनी दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल 9 इंटू 10⁻⁻9 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है दो वैद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, रगड़ने के बाद एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे परस्पर 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हों तो इस रगड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्षण जो दिया हुआ है, प्रतिकर्षण नहीं होगा बल्कि आकर्षण होगा। ठीक है, कह रहा है दो वैद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। ठीक है, रगड़ने के बाद एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे परस्पर 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित नहीं बल्कि आकर्षित हो तो रगड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, जैसे देखिए एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है। जब एक को दूसरे से रगड़ा जाता है तो पीछे हम आपको बताए थे एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाते हैं। तो मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर जा रहे हैं और सपोज कर लो m इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब m इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, m माइनस m, तो इलेक्ट्रॉन पिरियड आवेश होता है। और जब m इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल गया तो इस पर क्या होगा, n प्रोटॉनों की अधिकता होगी। पीछे हम आपको बताए थे, तो n प्रोटॉनों की अधिकता होगी तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, प्लस m, क्योंकि n प्रोटॉन का आवेश n ही होगा लेकिन प्लस होगा। अब कह रहा है इन गोलों को कितनी दूरी पर रखी गई है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जब इसको रखा जाता है तो इसके बीच लगने वाला जो बल होता है वो बल कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन का बल लगता है। यानी इनके बीच लगने वाला बल कितना दिया है, 10 न्यूटन। ठीक, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए, यानी n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, अच्छा क्वेश्चन है। दो गोलों को जब रगड़ेंगे तो एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर जाएगा। हम मान रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जब n इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर माइनस n आवेश होगा, और इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इस पर n प्रोटॉन अधिक हो गए, तो n प्रोटॉन अधिक हो गए तो प्लस n आवेश होगा। और इनके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। लगने वाला बल क्या है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाटा लिखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, Q1 बराबर क्या है, md, Q2 बराबर क्या है, माइनस md, बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच लगने वाला बल कितना दिया है, 10 न्यूटन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R²। F की वैल्यू रखिए 10, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू, Q1 Q2 समान है, N है तो N का स्क्वायर हो जाएगा। और भाई R की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻², 10⁻⁻² का स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए, आ रहा है समझ में, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4 इधर जाएगा। ठीक है, -4 में से घट जाएगा 10 क्या बचेगा, -3, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये 9 इंटू 10⁻⁹ और क्या, N का स्क्वायर। ठीक है, इसी n की वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि n बताइए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए, यानी n की वैल्यू ही आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको पक्षांतर करें तो N का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3, इधर आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये होगा, इसको ऊपर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/9 10⁻⁻12, और इधर क्या, N का स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर इधर करके इधर वर्गमूल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 1/9 का वर्गमूल 1/3,
और 10 टू दी पावर -12 का वर्गमूल -6, ये होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, n निकालिए। तो n निकालने के लिए e को भी इधर करना पड़ेगा, तो e इधर करिए। तो 1/3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये होगा। बोलिए, -19 ऊपर कर दिए +19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1/4.8 गुणा करेंगे तो, और 10 टू दी पावर +19 जब जाएगा ऊपर तो +19 यानी कितना बचेगा, +30, ये बचेगा ना। +19 में 6 घटेगा +30, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो n = हो जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो आप पॉइंट लगाइए, पॉइंट हटाइए 10 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। और बचेगा कितना, 4 हो जाएगा, लगभग 21 आएगा, ठीक है। इंटू 10 टू दी पावर +30, या हम इसको लगभग ये कह सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 30, सॉरी 10 टू दी पावर 12, ये हो। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? हम सबसे पहले ये बताएं आपको, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करिए आप क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको नोट करिए। नोट करने के बाद से आप सोचिए क्या पूछा रहा है, किस फार्मूले का यूज करें, ठीक है, उस तरह से आप लेके चलिए, ठीक है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो ये चीज हम पीछे आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया तो अब इन पर कितना बल कार्य करेगा। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कर रहा है +2 +6 यानी +2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर है, ठीक है। और इनके बीच लगने वाला बल कितना है, इनके बीच लगने वाला जो बल दिया हुआ है 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। इनके बीच लगने वाला जो बल है 12 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद से आगे देखिए, इसके बाद से क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया हो तो अब इन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना, -4। तो देखिए केस फर्स्ट में, पहले केस में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दूसरे केस में कह रहा है, ठीक है, कि +-4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। तो ये बताओ, जब इस पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाएगा तो +2 पहले था और -4 अब दे दिया गया, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। यानी इस पर अब आवेश के सेकेंड, दूसरे केस में जो आवेश आ गया -2 माइक्रोकूलम। इसी तरह से जब इस पर आप -4 माइक्रोकूलम का आवेश दोगे तो -4 और पहले से कितना है +6, तो +6 और -4 कितना आ जाएगा, +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आवेश क्या होता है, आवेशों का हमेशा योग किया जाता है। किसी वस्तु पर कई आवेश हो तो हम बताए थे कि सभी आवेशों का योग करके उस पर नेट आवेश या कुल आवेश निकाला जाता है। तो पहले से इस पर +2 था, इस पर +6 था, दोनों पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। तो -4 दिया गया है तो जुड़ जाएगा आवेश, तो जुड़ेगा तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। कह रहा है कि अब बता दीजिए कि बल क्या है, F डैश की वैल्यू क्या है।
ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब यानी दूसरे केस में आपसे बल पूछा गया है कि बल क्या है, और जितना दूरी इस केस में है उतना ही दूरी इस केस में भी है, कह रहा है उतनी ही दूरी पर रखा गया है, लेकिन बस आवेश अलग दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए, आप जानते हो लगने वाला बल क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बात हम यहाँ बताने जा रहे हैं जो फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर जब भी दो कंडीशन दिया हो तो उन दोनों कंडीशन में देखिए क्या इक्वल है, क्या समान है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन दोनों केस में क्या इक्वल है, आर इक्वल है, तो आर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यानी अगर देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों केस में कांस्टेंट है और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। दोनों केस में क्या बदल रहा है, ये आवेश केवल बदल रहा है, पहले केस में कुछ और है, दूसरे केस में कुछ और है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि यह किस पर डिपेंड करेगा, आवेश पर, बाकी को छोड़ देंगे आप। ठीक है, कभी भी कोई भी फार्मूला यूज करिए, अगर दो केस दिया हुआ है तो पहले आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट है, क्या नहीं चेंज हो रहा, उसको हटा दीजिए, बाकी को यहाँ पे अनुक्रमानुपाती लिखिए। अब जब ये कंडीशन मिल गया तो हम कह सकते हैं पहले केस में बल दूसरे केस में बल बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे केस में बल को हम एफ डैश से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, पहले केस में बल को हम एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा गया। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 पहले केस में आवेश और दूसरे केस में आवेश Q1 डैश Q2 डैश। ये तो जरूर याद रखिए कि अगर x y के अनुक्रमानुपाती है, यहां देख लीजिए, अगर x y के अनुक्रमानुपाती है तो x के दो मानों के लिए x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो वही चीज अगर ये अनुक्रमानुपाती है तो इसके दो मानों के लिए इसका दो मान लिखा जा सकता है। तो वही चीज लिखिए, पहले केस में बल कितना है, देखिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो गए 12, और दूसरे केस में आपको निकालना ही है Q1 Q2। तो आप मान रखिए जब रेशियो है तो माइक्रो कूलम में दिया है, माइक्रो में ही रखिए, क्योंकि जब आवेशों का रेशियो है तो कोई भी मात्रक होगा वो कट जाएगा। तो रखिए Q1 का मान क्या होगा, +2, यहाँ पे ऐसे रखते जाइए। ठीक है, +2 माइक्रो कूलम। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6। ठीक है, उसके बाद से Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका -3, यानी 12 बाई एफ डैश इज इक्वल टू क्या, -3, या एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बाई 3 माइनस, यानी एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 न्यूटन। ठीक है, अब माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि आकर्षण है। पहले केस में अगर प्लस बल है तो प्रतिकर्षण था, तो अब ये दर्शा रहा है कि आकर्षण है। इस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको, आप चिन्ह नहीं भी रखेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, और चिन्ह रख दिए तो आकर्षण और प्रतिकर्षण भी हमें पता चलेगा कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि पहले केस से आप तुलना कर सकते हैं। पहले में जब प्लस रखे थे तो प्रतिकर्षण था, दूसरे में अगर माइनस आ गया मीन्स आकर्षण। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो चलिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अनुमान है आपको कि अनुभव हो गया होगा, आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा। तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन आप बैठ करके कूलॉम्स लॉ के आधारित सॉल्व करिए, फिर आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आगे पढ़ेंगे फिर से।